देना चाहूंगा, अमूल हमारा गुजरात का एक सहकारी उपक्रम जो दूध उत्पादकों का राज्य स्तर का फेडरेशन है, उसमें आज 36 लाख बहनें हर रोज दूध देकर 58,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है। और मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 58,000 करोड़ का व्यापार वाला जो ये उपक्रम है, वो उपक्रम में किसी ने 100 रुपये से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है। सिर्फ 100 रुपयों की पूंजी से 58,000 करोड़ रुपए का उपक्रम बना है। इसी तरह से क्रिप्को, इफ्को, पहले लिज्जत था, इस प्रकार कई बड़े बड़े उपक्रम देश में सहकारिता माध्यम से चले, परंतु विगत 75 साल में ना सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, ना उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, ना देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष, ये 2 साल में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहला काम पैक्स, जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को पुनर्जीवित करना, वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है, तो उसकी सबसे पहली जरूरियात थी कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्रालय बनने के बाद पहली कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव की। 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों में जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दूसरा काम किया, पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा गया। जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परंतु सहकारिता मंत्रालय ने एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और आज देश भर के पैक्स एक ही कानून से मान्यवर चल रहे हैं। पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अब एफपीओ, जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्रोप्राइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और 1100 पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण
बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत खड़ी हुई है। अब पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी का वितरण का काम भी पैक्स कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी देश के 60 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों के दुकानें खोली है, जिसको जन औषधि केंद्र के नाम से पूरा देश जानता है। ये जन औषधि केंद्र पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, अब पैक्स जन औषधि केंद्र भी चला पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, रुपे क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है इससे रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पैक्स के मेंबरों को दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए हर घर में नल से जल का कार्यक्रम किया है। नल से जल तो पहुंचाएंगे, मगर ये यंत्रणा को अगर नियमित रूप से कोई मेंटेन नहीं करता है तो जल आपूर्ति आबाद तरीके से नहीं चल सकती है। जल आपूर्ति को आबाद तरीके से चलाना है तो एक पानी समिति चाहिए जो गांव की पानी की वितरण की व्यवस्था को मेंटेन करे। अब पैक्स ये पानी समिति बनकर वितरण व्यवस्था का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ पैक्स को हमने एक भंडारण क्षमता के साथ जोड़ने का भी काम किया है और पैक्स अब भंडारण का भी काम करेंगे। जो एफसीआई किराए पर लेगी तो गांव का अनाज गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही गरीब के घर में बिक्री होगा। तो इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मोदी जी ने सालों से सहकारिता के साथ अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट दो टैक्स अलग थे। मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने गत बजट में सहकारिता समितियां और कॉर्पोरेट कंपनियों के टैक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती कर दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 369 एसटी के तहत नगद लेन देन में भी 2 लाख तक की परमिशन दी है, जो पहले 20,000 तक ही थी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी बैंकों को जो कठिनाइयां पड़ती थी, मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं, इसको वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही कोऑपरेटिव बैंकों को दे दिया गया। इसके साथ साथ नई 10% नई ब्रांच अगर खोलनी है तो रिजर्व बैंक की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएसएल लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा 3 साल तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। आरबीआई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। आरबीआई ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अब नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों को भी परमिशन दे दिया है, तो वो डोर स्टेप सेवाएं भी दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने को कोऑपरेटिव मिलों में बेचते हैं, मगर जब गन्ने मिल की नफा किसान के पास जाता था तब 30% इनकम टैक्स काटा जाता था और किसान के गाढ़े पसीने की कमाई इनकम टैक्स में चली जाती थी। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान को देने वाले मुनाफे पर से टैक्स को पूर्णतया हटा
सिर्फ हटा दिया है, इतना नहीं, पास्ट में जो टैक्स लिया था वो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपया वापिस देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, 3 नई बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है। पहली बहुराज्य